लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आने के लिए कई नेता कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत एनसीपी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये बैठक खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल बुधवार को नीतीश कुमार से मिले थे। बैठक के बाद राहुल ने कहा कि हम सब एकजुट हैं। वहीं खड़गे ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक साथ होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से भी बात होनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यानी यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए। और कल जो हम राहुल साहब और नीतीश जी और तेजस्वी बातचीत की थी कि देश में यूनिटी हम रखेंगे अपोजिशन का, और सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही हैं देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज हैं, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि दो पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिलके हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश। खड़गे साहब ने बताया वही थिंकिंग हम सब लोगों का है, मगर खाली थिंकिंग रखकर कोई फायदा नहीं। ये प्रोसेस शुरू करने की आवश्यकता है और कई राजनीतिक दल ऐसे है कि उनकी विचारधारा इस कार्यक्रम पर है, मगर मिलकर जाने के लिए ये प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास करने के लिए खड़गे जी सदन के अपोजिशन के नेता है, इससे उन्होंने इस पर ध्यान दे दिया, इसका लाभ सबको हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। बस यही आज की चीज़। खड़गे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की, शुरुआत है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। तो हम बात कर रहे थे कि केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्ष में काफी उत्सुकता दिख रही है और विपक्ष एकजुट हो रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से एनसीपी नेता शरद पवार ने मुलाकात की है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे।
देखिए, यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं 2024 के लिए कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। शरद पवार की बात करें तो शरद पवार जो है कल मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे और लगातार यही कोशिश की गई कि विपक्ष के तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं अब एकजुट हो जाए, ताकि केंद्र सरकार यानी कि भाजपा के खिलाफ जो है वो लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं लड़ सके। मगर यहाँ पर बात करें शरद पवार की, और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और राहुल गांधी से भी अब मिलने की बात की गई है, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मुलाकात की, और यहाँ तक कि अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भी इसी मंच के यानी कि जो विपक्ष का जो एकजुटता का मंच जो बन रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी शामिल करने की बात की जा रही है। नीतीश कुमार पहले से ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं। मगर यहाँ पर बात करें 2024 की, तो 2024 के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है तमाम मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, अगर हम बात करें, अगर विपक्ष एकजुट हो गया, मान लिया, क्या विपक्ष के एकजुट होने से जो मोदी लहर आई थी पहले, क्या 2024 में उस मोदी लहर पे विपक्ष की एकजुटता कोई असर डाल पाएगी? देखिए संदीप, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को यानी कि जो भाजपा है उसको कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा ये समझना होगा। दूसरा यहाँ पर बात करें विपक्ष के पास मुद्दे ऐसे कौन से हैं जिसके द्वारा कहीं ना कहीं जनता का जो वोट बैंक है वो हासिल करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर बात करें महंगाई की, बेरोजगारी की, और यहाँ तक कि जो सीबीआई ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है। मगर विपक्ष के पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता से छूते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं एलपीजी सिलेंडर की बात करें या फिर कहें दूध की बात करें, सब्जियों की दाम की बात करें, लगातार वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आम जनता जो है वो परेशान है, और आम जनता का ये वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ है, और वही चीज विपक्ष जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की भी सदस्यता जा चुकी है, मगर राहुल गांधी के पास भी कहीं ना कहीं अडानी मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो इस चुनाव के यानी 2024 के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता किस तरह वोट करेगी ये जनता के ऊपर ही लास्ट मोमेंट तक निर्भर रहेगा। जी राजीव, अगर हम बात करें एनसीपी नेता शरद पवार की, तो उन्होंने एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि हमें ममता बनर्जी से भी बात करनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल से। क्या अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी विपक्ष की एकजुटता में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं? देखिए यहाँ पर संदीप एक चीज समझनी होगी, ममता बनर्जी की बात करें या फिर कहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं बड़े चेहरे हैं, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी वैसे ही अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस विपक्ष के अंदर जो भूमिका है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी निभाते हुए नजर आएंगे। और अरविंद केजरीवाल से पहले ही नीतीश कुमार जो है वो मुलाकात कर चुके हैं, तो और उस समय भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला, और यहाँ तक कि ये भी कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलना होगा। मगर यहाँ पर बात करें तमाम कोशिशों की, वो कोशिश कितनी कामयाब हो पाएंगी ये तो 2024 के अंदर ही निर्भर होता हुआ नजर आएगा। मगर कर्नाटक चुनाव की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की या फिर कहे कांग्रेस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपना कैसे दमखम दिखाती हुई नजर आएंगी। मगर भाजपा को अगर कड़ी टक्कर दी जाती है कर्नाटक चुनाव के अंदर तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उसका जो असर होगा वो कहीं ना कहीं 2024 के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। जी राजू, एक बहुत बड़ी बात आपने कही थी कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी गया तो कुछ पार्टियां ऐसी जैसे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी है, इनके पीछे तो ईडी और सीबीआई पीछा करती रहती है, भागे फिरते रहते हैं। फिर अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो मुद्दे कहां से लाएंगे जिन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे और चुनाव जीतेंगे? राजीव संदीप, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, बेशक विपक्ष के पीछे कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई लगी हुई है, बेशक उनके मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो रहे हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें जी, या कहते हैं मनीष सिसोदिया की बात, तमाम जो है सिंह की बात करें, इस तरीके की या फिर कहें ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है, पूछताछ के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कहीं ना कहीं अब डर बना हुआ है कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा सकती है। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की या फिर विपक्ष की, विपक्ष के हाथ में बिल्कुल मुद्दे हैं, क्योंकि महंगाई की बात करें सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, वो ही महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं जनता का वोट बैंक जो है वो हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें लगातार महंगाई के साथ साथ कहीं ना कहीं जरूरत जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी है, और 2014 की बात करें 2014 के अंदर इतनी महंगाई नहीं थी, रसोई गैस के दाम जो थे वो कम थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती थी। मगर अब वो राहत जो है वो खत्म हो चुकी है। और दिल्ली सरकार की बात करें यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना
कहीं कुछ राहत जरूर देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बिजली फ्री की बात हो या फिर कहे पानी फ्री की बात हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक की बात हो। तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में है, मगर उस मुद्दे का इस्तेमाल 2024 के या फिर और बाकी चुनावों के अंदर किस तरीके से किया जाएगा, अगर वो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कहीं ना कहीं जनता जो उनकी तरफ खिंचती हुई नजर आती है और वोट बैंक के अंदर वो तब्दील होता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल राजीव, सही कहा आपने। जिस प्रकार से मुद्दे तो हैं, लेकिन जनता के बीच लेकर विपक्ष कैसे जाता है, क्या जनता को समझा पाएगा या भी नहीं? अगर जनता को मुद्दे समझ में आ गए तो हो सकता है कि जो वोट बैंक है वो कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का बढ़ जाए और बीजेपी की हार हो सकती है, लेकिन वहां तक कैसे लेके जाएंगे, जनता को कैसे समझाएंगे, ये बड़ा सवाल रहता है। राजीव, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।